गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से गर्मी झेल रहे होंगे। दोस्तों, मैं किसी दिन एक वीडियो इसी क्लाइमेट चेंज पर बनाकर आप लोगों को बताऊंगा कि पिछले 100 सालों में क्लाइमेट चेंज हो जाने से हमारे जीवन पर क्या क्या परेशानियां या यूँ कहें कि मुसीबतें आ चुकी हैं या आने वाली हैं। आज हम बात करेंगे 1300 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान जिसने अपने दुश्मनों मंगोल और दक्षिण भारत के यानी साउथ इंडिया के स्टेट को हराया और मंगोलों को तो इतने बार हराया कि मंगोलों ने इंडिया की सरहद में हमला करना ही छोड़ दिया। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसने मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल किया। उसने मार्केट में हर चीज़ खाने पीना की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सस्ती कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में उसकी सेना बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और सेना की मजबूती संख्या बल के हिसाब से होती है, यानी कि जिस राजा के पास जितनी बड़ी फौज होगी वो राजा उतना ही ज़्यादा मजबूत माना जाएगा। तो बड़ी सेना को रखने के लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है और इसी खर्चे पर लगाम लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार में खाने पीने की चीज़ों को काफ़ी सस्ता कर दिया था, जिससे कि उसको अपनी एक बड़ी फ़ौज को पालने में आसानी रहे और इससे आम जनता को भी बहुत ज़्यादा राहत मिली, क्योंकि चीज़ें सस्ती होने से आर्मी को तो सस्ती चीज़ें मिली ही, उसके साथ ही जनता को भी खाने पीने और दूसरी बेसिक नीड की ज़रूरतों वाली चीज़ें सस्ती मिली। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि बहुत बड़ा ताकतवर सुल्तान रहा, लगभग 20 सालों के बाद ही अलाउद्दीन की मौत हो गई और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी पूरी तरह से तहस नहस हो गई, क्योंकि अलाउद्दीन के बाद कोई ऐसा सुल्तान नहीं था जो कि दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से मजबूत बनाए रखे। इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके फैसले होते तो अच्छे करने के लिए थे, लेकिन उनका रिज़ल्ट बहुत ही बुरा आता था।
ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत अच्छा और समझदार राजा था, लेकिन उसके फैसले का रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक की इमेज दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत ही ख़राब साबित हुई। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तांबे के सिक्के चलाए और अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। तांबे के सिक्के नकली मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आने लगे और दौलताबाद में भी राजधानी ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाई, क्योंकि दौलताबाद में पानी की कमी होने की वजह से लोग वहाँ पर अपना जीवन गुजारने के लिए बेसिक ज़रूरतों को ही पूरा नहीं कर पाए। अब बात करें तुगलक डायनेस्टी के दूसरे सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक की। फ़िरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक से भी ज़्यादा अच्छा और कामयाब सुल्तान साबित हुए। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने नहरें बनवाईं, क्योंकि खेती के लिए नहरों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी के बिना खेती करना आसान नहीं है। पानी से फ़िरोज़ शाह तुगलक ने किसानों की बहुत ही ज़्यादा मदद की और बंजर ज़मीन को भी पानी से खेती के लायक बना दिया। टैक्स रेट फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बहुत ही कम कर दिया था, जिससे जो अफरा तफरी मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान बनने से हुई थी, उससे आवाम को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स राहत मिली, क्योंकि तांबे के सिक्के और राजधानी को बदलने जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक के और भी कई फैसले थे जो कि पूरी तरह से फेल साबित हुए थे। इसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उस आवाम के परेशानी को समझते हुए कई बहुत सारी रियायतें और टैक्स रेट कम करके आवाम को अपनी राहत दी। तैमूर लंग, जो कि 1398 में भारत पर हमला करने आया था, तैमूर लंग ने बहुत ही बुरी तरह से भारत को लूटा। दिल्ली एक ऐसा शहर था जिसके बारे में कहा जाता है तैमूर लंग ने पूरी दिल्ली को ही उजाड़ दिया और हज़ारों लोगों की जान चली गई। दिल्ली सल्तनत, जो कि बहुत ही बड़ी और फाइनेंशियली मजबूत सल्तनत मानी जाती थी, तैमूर लंग ने उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसकी वजह ये रही थी कि तुगलक डायनेस्टी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। अब यूरोप की बात करें तो प्लेग के बारे में आपने सुना होगा। ये प्लेग 1300 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी के दरमियान ही यूरोप में फैला। प्लेग को ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। ब्लैक डेथ एक ऐसा
वारंट मान लीजिए इसमें इंसान की मौत होनी ही है। यूरोप की 60% आबादी प्लेग जैसी महामारी से ख़त्म हो गई और सिर्फ 40% ही अब यूरोप में आबादी बची। मंगोल डायनेस्टी की बात करें तो चंगेज़ खान के जाने के बाद मंगोल डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होकर अलग अलग स्टेट में बट चुकी है, क्योंकि चंगेज़ खान की औलादों 5-6 में ये सारी उसकी स्टेट को बराबर बांटकर छोटे छोटे स्टेट में बदल दिया और छोटे छोटे स्टेट कभी भी मजबूत और ताकतवर नहीं हो पाते। अगर कल्चर और की बात करें तो सूफ़ी कल्चर इंडिया में पूरी तरह से हावी हो चुका है और लोग ईश्वर, अल्लाह और इंसानियत को सूफियाना नज़रिए से समझने लगे हैं। कबीर, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही धार्मिक दिखावे से बहुत ही दूर रहते थे और कबीर दास जी ने हमेशा इंसानियत को ज़्यादा तवज्जो दी। कबीर दास जी के दो दोहे हैं जो कि मुझे आज भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नंबर 1 मुसलमानों के लिए उन्होंने लिखा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता मुल्ला चढ़ बांग दे का बैरा हुआ खुदाए। यानी कि आपने कंकर पत्थर और ज़मीन से जोड़कर एक आपने इमारत तो बना ली और उस पर एक मौलाना अजान देते हैं, क्या खुदा बहरा है जिसको मौलाना के ऊंची जगह पर खड़े होकर अजान देने की ज़रूरत है? क्या उसको सुनाई या दिखाई नहीं देता? वहीं हिंदू धर्म के लिए उन्होंने एक और दोहा लिखा, पाथर पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे चक्की भली जो पीस खाए संसार। यानी कि अगर एक छोटे से पत्थर को पूजने से अगर मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूज लूँगा। लेकिन कबीरदास जी ने कहा है कि इस छोटे से पहाड़ से तो अच्छी एक आटा पीसने वाली चक्की है जिसमें आटा पीसने से पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। दोस्तों, आज के लिए 100 सालों के इतिहास को यहीं पर रोकते हैं। कल सुनेंगे 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के दौरान के भारत में और पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। शुक्रिया।